आज के क्लास में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का रिवीजन करेंगे। ये सभी स्लाइड्स आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिए और जहां आवश्यक हो नोट कीजिए। कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। परीक्षा में सीधे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ध्यान से देखिए, पहला विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1(8)(1) कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हाँ, और इस लाइन को नोट कर लीजिए, यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं, यूनियन का हुआ है। परीक्षा में यही पूछा जाता है ना? बिल्कुल। अब देखिए अनुच्छेद 2, यह संसद को बाहरी क्षेत्रों से नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 3, यह संसद को वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। यह शक्ति केवल संसद के पास है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होती है, फिर राज्य विधानसभा की राय ली जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये राय बाध्यकारी नहीं है। सही। और अंत में संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण है? पहला बिंदु अनुच्छेद 1 में यूनियन शब्द है, फेडरेशन नहीं। और दूसरा, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। अच्छा, ये अनुच्छेद 4 में लिखा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, देश का नाम बदलना, नया राज्य लाना या पुराने को बदलना, ये सब साधारण बहुमत से होता है, कोई विशेष संशोधन नहीं है। अगली स्लाइड, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, अगला विषय है नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। जन्म, माता पिता या 5 वर्ष के निवास के आधार पर। सही। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 9। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, इसे एकल नागरिकता का सिद्धांत कहते हैं। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। यहाँ विद्यार्थी गलती करते हैं और राज्य विधानमंडल सोच लेते हैं। हाँ, और दाईं ओर देखिए, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मंत्रालय का नाम याद रखना है। तो परीक्षा के लिए मुख्य बात यह है कि भारत में एकल नागरिकता है और ये ब्रिटेन से ली गई है। सही। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में नहीं। ये स्टैटिक फैक्ट है, याद रखना है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, अनुच्छेद 9 को नो से याद रखें। विदेशी नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता नो मतलब नहीं रहेगी। ठीक है। स्लाइड 3, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब आते हैं मौलिक अधिकारों पर। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं। विधि के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन से ली गई है, और विधियों का समान संरक्षण, जो यूएसए से लिया गया है। दोनों के स्रोत याद रखने हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। ये प्रश्न सीधे परीक्षा में आ सकता है। बिल्कुल। साथ में देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें LIC, ONGC जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। परीक्षा की दृष्टि से पहला, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्ता कहते हैं। ये यूएसए से प्रेरित है। और दूसरा, अनुच्छेद 17 एक दंडनीय अपराध है। इसे क्रम से याद कर सकते हैं। 14 में कानून बराबर, 15 में भेदभाव नहीं, 16 में नौकरी, 17 में छुआछूत खत्म और 18 में उपाधि का अंत। बहुत अच्छे। अगली स्लाइड, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। यह भी एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। हाँ, अनुच्छेद 19(1)(a) हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराना और मौन रहना भी शामिल है। और अनुच्छेद 20? ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। इसे डबल जेपर्डी से सुरक्षा कहते हैं। और किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सही। फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं। निजता का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार इसी में आता है। और अनुच्छेद 21(a), ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तारीख और संशोधन दोनों याद रखने हैं। बिल्कुल। परीक्षा की दृष्टि से अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। और ये लाइन नोट कर लीजिए,
आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, शोषण के विरुद्ध एवं धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, इसमें दो अधिकार एक साथ हैं। पहला शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम यानी बेगारी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों जैसे जोखिम भरे कामों पर लगाने पर रोक लगाता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सामूहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। और 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से क्या अनुच्छेद 25 ही सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? हाँ, बिल्कुल। पीवाईक्यू में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। 23 और 24 में कंफ्यूज नहीं होना है। 23 बड़ों के शोषण से संबंधित है और 24 बच्चों के। अगली स्लाइड है संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 29 से 32 तक। जी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये कथन सीधे परीक्षा में आता है। बिल्कुल। नीचे देखिए, संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, अब अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार है। और ये 44वें संशोधन 1978 द्वारा किया गया। सही। परीक्षा के लिए ये भी याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। 32 मतलब संविधान की आत्मा, इसे भूलना नहीं है। अगला विषय राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51। ये भाग 4 में है। हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए। 39A समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यह एक गांधीवादी विचार है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 48A पर्यावरण संरक्षण। नीचे बॉक्स में देखिए, इसका स्रोत आयरलैंड है और इनकी प्रकृति न्यायालय में वाद योग्य नहीं, यानी नॉन जस्टिसिएबल है। परीक्षा के लिए अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। यह भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों पर। अनुच्छेद 51A। यह भाग 4 क में है। ध्यान दीजिए, यह मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। समिति और संशोधन दोनों ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका स्रोत रूस यानी पूर्व सोवियत संघ है। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, अब 11 है। जी, 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जिसे 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। परीक्षा की दृष्टि से यह भी डीएसपीपी की तरह वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल नॉन जस्टिसिएबल। जेएस वर्मा समिति इनके कार्यान्वयन से जुड़ी है, ये भी याद रखें। राष्ट्रपति पद और निर्वाचन, अनुच्छेद 52 से 61। अब आते हैं संघ की कार्यपालिका पर। 852 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 853 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं। सही। 854 निर्वाचन मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित शब्द पर ध्यान देना है। और 861 राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। हाँ, और चुनाव संबंधी विवाद का फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। 871 के तहत यहाँ विद्यार्थी गलती कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ गलती मत कीजिए। चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से 69। अगला पद है उपराष्ट्रपति। 863 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 864 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। बिल्कुल। 866 में निर्वाचन है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत
दोनों भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है। हाँ, और ये भी याद रखें कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से पहला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी अध्यक्षता करता है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भाग नहीं लेती। एकदम सही। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, अनुच्छेद 72 से 76। 872 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, इसमें मृत्युदंड भी शामिल है। 874 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख पीएम होगा। और 876 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये सरकार का वकील होता है। 888 भी महत्वपूर्ण है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में बोल सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और परीक्षा की दृष्टि से अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। स्लाइड 12, संसद, संरचना और गठन, अनुच्छेद 79 से 81। अगला विषय है संसद। 879 संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। 880 राज्यसभा, जो कि उच्च सदन और एक स्थायी सदन है। और 881 लोकसभा, जो कि निम्न सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। 885 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और विघटन करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। बिल्कुल। इसे याद रखने की ट्रिक है सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। बहुत बढ़िया। अब संसदीय प्रक्रिया और बजट, अनुच्छेद 108 से 123। 108 संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। यहां गलती होती है, ध्यान रखें। हाँ, 8-110 धन विधेयक, मनी बिल, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और 8-112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। सही। और 8-123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। परीक्षा की दृष्टि से संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है और धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। बिल्कुल सही। ये दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब स्लाइड 14, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी, आर्टिकल 124 से 148। अगला विषय है न्यायपालिका और सीएजी। 8-124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। 8-129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। 8-137 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। और 8-143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। 8-148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का पद है। हाँ, सीएजी को जनता के पैसे का रक्षक भी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये अनुच्छेद 151 में है। ठीक है। अब आते हैं राज्य की कार्यपालिका पर। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 से 161। अब राज्य की कार्यपालिका। 8-153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 8-154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। डोकरी नाम मात्र का प्रमुख है। 8-155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 8-161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, लेकिन ध्यान दें वे मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। और 8-165 महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार का वकील होता है। परीक्षा के लिए ये याद रखें कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उन्हें शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगली स्लाइड, राज्य विधायिका और हाईकोर्ट। 8-168 से 226। 8-168 विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। 8-169 विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करने की शक्ति संसद के पास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 8-213 राज्यपाल का अध्यादेश है और 8-214 राज्यों के लिए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की रिट शक्ति, यह मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है।
ठीक है, अगला विषय है स्थानीय स्वशासन, भाग 9 और 9A। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बीच में त्रिस्तरीय व्यवस्था का पिरामिड है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243O। इन्हें 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। सही। और अनुच्छेद 243D में महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और भाग 9A नगर पालिकाएं, इन्हें 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। परीक्षा के लिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायतों के विषय 11वीं अनुसूची में है। कुल 29 विषय। ये स्टैटिक फैक्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध और आयोग 8 245 से 280। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 248 अविशिष्ट शक्तियों यानी रेजिड्यूरी पावर्स की बात करता है। हाँ, और आर्टिकल 249 यदि राष्ट्रहित में हो तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग फिनांस कमीशन का गठन। परीक्षा के दृष्टि से अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं। ये अनुच्छेद 248 में है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। स्लाइड 19 निर्वाचन आयोग और विशेष वर्ग, आर्ट 324 से 342। आर्ट 324 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का प्रावधान, जो एक स्वतंत्र निकाय है। आर्ट 326 वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक आयु। नीचे 3 महत्वपूर्ण आयोग दिए हैं। आर्ट 338 राष्ट्रीय SC आयोग, आर्ट 338A राष्ट्रीय ST आयोग और 338B राष्ट्रीय OBC आयोग। परीक्षा की दृष्टि से 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनयन अब समाप्त कर दिया गया है। ये करंट अफेयर से जुड़ा तथ्य है। बिल्कुल, इसे जरूर याद रखें। और ये अंतिम स्लाइड है, राजभाषा, आपातकाल और संशोधन, आर्ट 343 से 368। हाँ, इसमें 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहले राजभाषा, आर्ट 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्ट 350A प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। फिर आपातकाल, आर्ट 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। और अंत में संशोधन, आर्ट 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से केशवानंद भारती केस का निर्णय याद रखना है, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। आपातकाल के अनुच्छेदों में +4 का पैटर्न भी है, 352, 356, 360। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद और तथ्य। इस क्लास में बताए गए हर एक बिंदु को, हर एक ट्रिक को कंठस्थ कर लीजिए। परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनेंगे, कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगली क्लास तक इसका ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास समाप्त होती है।